हेलो बच्चों, सभी आप बढ़िया होंगे और आपके सारे टेस्ट बहुत अच्छे जा रहे होंगे। आइए हम आज इवोल्यूशन टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 3 के केमिस्ट्री के वीडियो सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 136 क्या बोल रहा है, आइए देखते हैं। Which of the following statements regarding preparation of haloalkanes is are correct? हेलोएल्केन के निर्माण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कुछ कथन दिए हैं, अपने को देखना है कौन सही है कौन गलत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द रिएक्शंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HCl requires presence of catalyst ZnCl2। प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल की HCl के साथ अभिक्रियाओं के लिए उत्प्रेरक ZnCl2 की आवश्यकता होती है। बिल्कुल सही है बेटा, इनकी रिएक्टिविटी कम होती है तो अपने को कैटलिस्ट ZnCl2 लेना पड़ता है और ये NCERT की लाइन भी है, जनरल मेथड प्रिपरेशन में दिया हुआ भी है। ठीक है, तो फर्स्ट ए वाला तो बिल्कुल हमारे पास में सही है, ZnCl2 लेना पड़ेगा कैटलिस्ट के रूप में। The order of reactivity of alcohol with given halo acid 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। किसी दिए गए हेलो अम्ल के साथ एल्कोहल की अभिक्रियाशीलता का क्रम 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री होता है। हेलो अम्ल अपन देखते हैं HX, इनके साथ क्रियाशीलता देखें तो अगर 3 डिग्री अल्कोहल है वहां से OH निकालेंगे तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 2 डिग्री है वहां से OH निकालेंगे तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। 1 डिग्री अगर अल्कोहल है और OH निकालेंगे तो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा। तो रिएक्टिविटी अगर अपन देखें तो हेलो अम्ल के लिए या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, एल्कोहल का 3 डिग्री अल्कोहल का, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री। तो रिएक्टिविटी भी ज्यादा, सबसे ज्यादा हो जाएगी 3 डिग्री की, 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। तो बी वाला ऑप्शन भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। अगले वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन Finkelstein reaction alkyl chloride are often prepared by the reaction of alkyl iodide bromide with ZnCl2 in dry acetone। तो बेटा फ्लिंकस्टीन अभिक्रिया में एल्काइल क्लोराइड अक्सर शुष्क एसीटोन में ZnCl2 के साथ एल्काइल ब्रोमाइड, एल्काइल आयोडाइड द्वारा तैयार किए जाते हैं। बेटा यहाँ पे जो लिया जाता है रिएजेंट शुष्क ईथर के साथ, वो क्या लिया जाता है बेटा? NaI लिया जाता है, ना कि क्या लिया जाता है? ZnCl2। तो NaI जो है वो लिया जाता है, इसलिए ये वाला जो है ऑप्शन सही नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है? अगला बोल रहा है द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट accomplished by heating an alkyl chloride bromide in presence of a metallic fluoride such as AgF, Hg2F2, COF2 और साथ में SbF3। हिंदी में देखते हैं, एल्काइल फ्लोराइड का संश्लेषण सबसे अच्छा एक एल्किल क्लोराइड ब्रोमाइड को धातु फ्लोराइड जैसे AgF, Hg2F2, COF2, SbF3 की उपस्थिति में गर्म करके पूरा किया जाता है। तो बिल्कुल सही है बेटा, जैसे अपन यहाँ एल्काइल क्लोराइड ले लें या हम क्या ले लें बेटा, एल्काइल ब्रोमाइड ले लें जो कि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, और साथ में धातु फ्लोराइड ले लें, और भी सारे रिएजेंट ले सकते हैं, तो हमको यहाँ मिलेगा RF और ये रिएक्शन स्वार्ट रिएक्शन है। तो ये वाला भी बिल्कुल हमारे पास में सही है। तो अगर 136 की बात करें तो A सही है, B सही है और D सही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा? थर्ड हो जाएगा। तो A, B और D सही है, 136 का हमारे पास में आ जाएगा थर्ड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, मेज द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड मार्क द अप्रोप्रिएट चॉइस। स्तंभ फर्स्ट को स्तंभ सेकंड से मिलान करें तथा उचित विकल्प को चिन्हित करें। ठीक है, देखिए अपन बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ हमारे पास में ABCD ऑप्शन दिया है। अपन सबसे पहले D वाले की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। आपके पास में लिखा है C, यहाँ पे आपके पास लिखा है CH2, फिर आपके पास में है CH, फिर डबल बॉन्ड हमारे पास में है
CH2। तो आप देखिए इसमें हमारे पास यहाँ जो हेलाइड आयन जुड़ा है वो डबल बॉन्ड वाले से अगले वाले पे जुड़ा है, इसलिए इसको बोला जाएगा बेटा एलाइल हेलाइड बोलते हैं। अपन ने क्लास में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। तो डी वाले की अगर बात की जाए तो डी वाले का हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। फिर उसके ऊपर सी वाले के लिए चलते हैं। तो देखिए सी वाले का हमारे पास में क्या है बेटा, यहाँ है CH, यहाँ डबल बॉन्ड और CH2 और यहाँ पे हमारे पास में Cl जुड़ा है। तो इसको कहा जाएगा बेटा विनाइल हैलाइड। ये हमारे पास में हो जाएगा विनाइल हैलाइड। तो सी वाले का हमारे पास में बच्चों हो जाएगा, सी वाले का हमारे पास हो रहा है फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद में अपन बी वाले के पास चलते हैं। तो बी वाला हमारे पास में है CH2, फिर CH2 और यहाँ पे है Cl और Cl। तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइलिन डाइहेलाइड। दो हेलाइड है और ये जनरल नाम है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में एल्काइलिन, साथ में इसको क्या बोलेंगे डाइहेलाइड बोला जाएगा। ठीक है, तो बी वाले का हमारे पास में हो जाएगा, बी वाले का हमारे पास में हो जाएगा थर्ड। ठीक है, बी वाले का थर्ड हो गया। अब यहाँ आप देखिए आपके पास में ए वाले के बारे में बात करें तो एल्काइलिडीन हेलाइड इसका नाम होता है। तो ए वाले का आपके पास में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ए का सेकंड ऐसे सेकंड ऑप्शन में दिख रहा है, ए का सेकंड, बी का क्या है बेटा थर्ड है, सी का हमारे पास में क्या है फर्स्ट है और डी का हमारे पास में क्या है फोर्थ है। तो 137 का हमारे पास में आंसर क्या हो जाएगा बेटा सेकंड हो जाएगा, 137 का सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास में 138 क्या बोल रहा है देखते हैं। प्रोपेन 1अल एंड पेंटेन 3ऑन आर the ozonolysis product of an alkene. What is the structural formula of alkene? प्रोपेनल हमारे पास में 1 वाला है और साथ में हमारे पास दिया है पेंटेन 3 ऑन दिया है। एल्कीन के ओजोनीकरण पर उत्पाद क्या देगा, ये हमारे से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। प्रोपेन 1अल है, तो देखिए प्रोपेन 1अल में अगर अपन देखें हमारे पास में कंपाउंड सबसे पहले क्या दिया हुआ है उसके बारे में अपन बात करते हैं। CH3 यहाँ हमारे पास दिया है, CH2 फिर C डबल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ हमारे पास में है CH2, यहाँ हमारे पास में है CH3 और साथ में यहाँ हमारे पास में जुड़ा हुआ है बेटा CH2 और CH3। ठीक है, ये वाला हमारे पास में हाइड्रोजन यहाँ नहीं है। ठीक, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं, ये डबल बॉन्ड है। अब इसका अपन ओजोनोलाइसिस करवाएंगे, तो ओजोनोलाइसिस में जो रिएजेंट लिया जाता है वो लिया जाता है O3, साथ में जिंक लेंगे और साथ में लेंगे H2O। कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ना है और दोनों को किससे जोड़ना है ऑक्सीजन से। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3 फिर CH2 फिर CH और यहाँ आपके पास में आ जाएगा बेटा डबल बॉन्ड O आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास में डबल बॉन्ड और O आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास में हो जाएगा प्रोपेन 1अल हो जाएगा। साथ में सेकेंड वाले कंपाउंड की बात करें तो यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ आ जाएगा बेटा CH2, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और साथ में यहाँ आपके पास में आ जाएगा CH2 और CH3। अब इसका नाम देखिए, तो इसका नाम आपके पास में हो जाएगा प्रोपेन 1 और अल हो गया। इसका नाम देखिए 1 2 3 और 4 और 5, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेन और साथ में हो जाएगा 3 ऑन। अब आप इसको इस प्रकार से भी सॉल्व कर सकते हैं कि यहाँ से दोनों ऑक्सीजन निकाल दो और इनको आपस में क्या कर दो जोड़ दो, रिएक्शन को रिवर्स ले आओ, तो आपको ये कंपाउंड मिल जाएगा। तो ये आपके पास में इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, पहला आ जाएगा प्रोपेन 1अल और साथ में आपके पास में आ जाएगा पेंटेन 3 ऑन। तो 138 का फर्स्ट आ जाएगा। बाकी आप जब अगले वाले ऑप्शंस में भी अगर देखना चाहें
तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को तोड़ के जब अपन ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो एक कंपाउंड अपने को ये वाला जो है ये सेम नहीं मिलेगा। यहाँ भी देखेंगे तो ये दोनों कंपाउंड अपने को अलग अलग मिलेंगे, इसलिए इसका आंसर हमारे पास में क्या हो जाएगा, फर्स्ट। 138 का हमारे पास फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट रिएजेंट यूज इन द कन्वर्जन। ठीक है, परिवर्तनों में प्रयुक्त किए गए सभी सही अभिकर्मकों की अपने को क्या करना है बेटा, पहचान करना है। ठीक है, तो अपन देखते हैं सही अभिकर्मक हमारे पास में कौन कौन से होंगे। तो फर्स्ट अभिकर्मक की अगर अपन बात करें, चलिए सबसे पहले हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड और साथ में क्या दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है और इसकी रिएक्शन करवा दी है बेटा Br2 के साथ में। तो यहाँ हमारे पास है Br2 और साथ में CCl4। टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन मिलेगा और यहाँ आपके पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो बनेगा CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ आ जाएगा CH2, साथ में यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा Br और यहाँ पे भी जुड़ जाएगा Br। तो आप देखिए ये P वाला जो कंपाउंड हमारे पास में हो गया बेटा, ये Br2 और CCl4 हो गया, ऐसा दो ऑप्शन में है। अब अगले वाले क्वेश्चन में आप देखिए यहाँ पर डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा है, एक हाइड्रोजन निकल रहा है और साथ में कौन निकल रहा है, हेलोजन निकल रहा है। तो ये कौन करवाता है, तो यहाँ रिएजेंट लिया जाता है बच्चों एल्कोहलिक KOH। तो एक साइड से Br और एक साइड से क्या निकल जाएगा, आपके पास में निकल जाएगा हेलोजन। तो यहाँ बन जाएगा CH और साथ में क्या आ जाएगा बेटा, Br आ जाएगा। ठीक है, देखो ये बना भी है। तो ये हमारे पास में P हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, Q हो गया। अब आगे देखते हैं R क्या होगा। तो R के लिए यहाँ पर फिर आप देखो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ है, एक हाइड्रोजन और साथ में क्या निकला है, हेलोजन। तो यहाँ ले लेंगे NaNH2 और इसको कहा जाता है सोडामाइड। तो ये हमारे पास में हो गया R। ठीक है, तो P, Q और R। अब हमको यहाँ जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में क्या मिलेगा, H। ये अपने को मिला अल्काइन। जब आगे बढ़ेंगे अब इस रिएक्शन में यहाँ लेंगे अपन बेंजीन बन रहा है, तो क्या रिएजेंट लेंगे, तो बेंजीन बनाने के लिए लेते हैं आयरन की, लेते हैं रेड हॉट ट्यूब, गरम नलिका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा रेड हॉट आयरन ट्यूब और टेम्परेचर इसका हाई जिसे दिया हुआ है 873। तो ये हमारे पास में हो गया बेटा S। लाल तप्त लोह नलिका अपन इसमें लेते हैं। ठीक है, तो देखिए P में हमारे पास Br2 CCl4, ये हमारे पास Q हो गया, ये हमारे पास में क्या हो गया बेटा, R हो गया और ये हमारे पास में S। तो ऐसा ऑप्शन ये है फोर्थ वाला Br2 CCl4 एल्कोहलिक KOH NaNH2 रेड हॉट ट्यूब। तो अगर अपन बात करें इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। बाकी कहीं पे जो है ऐसा ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। यहाँ तो HBr नहीं आएगा इसलिए दो नहीं आएंगे, यहाँ पे Al2 दे दिया, ये भी नहीं आएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 140 आइडेंटिफाई ABC। ठीक है, ABC की पहचान कीजिए। तो अपन ABC की पहचान करें, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ABC सबसे पहले अपन यहाँ ले लिया बेंजीन। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन में A किससे करवा दें कि हमको यहाँ पर ऊपर कौन जुड़ जाए, CH3 और रिएजेंट अपने को दिया है AlCl3। तो बिल्कुल ही अच्छा क्वेश्चन है और दिमाग में क्लिक होता है कि क्या लिया जाएगा, CH3 और क्या लिया जाएगा, Cl। तो यहाँ से यहाँ पे कौन आकर जुड़ जाएगा, CH3। अपन इसकी मैकेनिज्म भी क्लास में देखते हैं। ठीक है, अब सेकंड में अपने को क्या बोल रहा है, ये यहाँ दिया है HNu और साथ में Cl2। तो क्लोरीनेशन होगा और क्लोरीनेशन होगा तो यहाँ सबसे सूटेबल कंडीशन है, CH2 के साथ कौन जुड़ जाएगा बेटा, Cl जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास में कौन सा कंपाउंड हो गया बेटा, ये तो हो गया A। ठीक है,
ये हमारे पास में क्या हो गया, बी। अब अपने को सी वाली कंडीशन क्या बोलती है, तो सी वाली कंडीशन में अपने को देखिए प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, वो बन रहा है CH2 के साथ में कौन जुड़ रहा है, Cn। अब कैसी कंडीशन बनेगी, देखो तो हमारे पास ए वाला तो ये हो गया, ठीक है, दिया है, बी वाला भी ये हो गया C6H5CH2 और Cl। अब सी वाले में क्या आ जाएगा बच्चों, तो सी वाले में हमारे पास आ जाएगा KCN। कैसे अपन बनाएंगे KCN को, तो देखिए मैं आपको बताता हूं, यहां हमने ले लिया KCN, इसके बीच में आयनिक बॉन्ड होगा पोटेशियम और कार्बन के बीच में, तो K प्लस बनेगा और साथ में Cn माइनस, तो यहां से हमारे पास में KCN जो होगा वो क्या हो जाएगा, उस पर अटैक करेगा, KCl यहाँ से बाहर जुड़ेगा और Cn जो जाकर के यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड। अब देखो मैंने आपको क्लास में एक चीज और बताई थी कि अगर यहाँ अपन AgCN ले लेते हैं तो Ag और Cn में कार्बन जो है उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और जब कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर जाकर यहाँ पर क्या होंगे, अटैक करेंगे और आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन होगा। मैं एक स्टेप आपको और बता रहा हूँ, खैर अपना आंसर तो आ ही गया है। माना कि जैसे AgCN अगर अपन ले लेते हैं तो यहाँ पे फिर क्या होगा, ये कोवेलेंट बॉन्ड है, तो जाके कौन अटैक करेगा, नाइट्रोजन अटैक करेगा, और साथ में यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और क्या बनेगा NC। तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि आइसोसाइनेट का फॉर्मेशन करता है, मैं आपको क्लास में याद भी करवाता हूँ, Ag आइसो मतलब Ag है और साथ में साइनाइड है, तो प्रोडक्ट में रूप में क्या मिलता है, आइसोसाइनाइड, है ना। ये तो एक्स्ट्रा मैंने आपको पॉइंट बता दिया, वैसे हमारा आंसर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 140 का हमारे पास में क्या हो जाएगा, सेकंड। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस ऑफ मीथेन इनकम्प्लीट कंबशन, निम्न में से मीथेन की कौन सी अभिक्रिया अपूर्ण दहन है। तो अपूर्ण दहन में आपको भी पता है बच्चों कि हमारे पास कार्बन ब्लैक बनता है, सॉलिड बनता है, पूर्ण रूप से उसका दहन नहीं होता है। तो ऐसी रिएक्शन अपने को केवल कौन सी दिखाई दे रही है, थर्ड, जिसमें कार्बन क्या बन रहा है बेटा, सॉलिड बन रहा है। तो ये हमारे पास में इनकम्प्लीट कंबशन होगा, ठीक है। ये कंप्लीट कंबशन है जिसमें CO2 और H2 बनता है, बाकी कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन है, और ये अपने NCERT की रिएक्शंस हैं, अपन ने क्लास में डिस्कस भी किया है। तो अगर केवल अपन बात करें अपूर्ण दहन के बाद में, इनकम्प्लीट के बाद में, तो आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब अपने को AR टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो असर्शन क्या बोलता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ ब्यूटेनोइक एसिड ऑन हीटिंग विथ सोडा लाइम गिव्स ब्यूटेन। ब्यूटेनोइक अम्ल सोडियम लवण सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर ब्यूटेन देता है। आपको याद आ रहा होगा सोडा लाइम होता है NaOH और CaO, ये एक कार्बन कम वाला क्या देगा अपने को, एल्केन देता है जब अपन एसिड से रिएक्शन करवाते हैं। मैंने आपको क्लास में मैकेनिज्म बताई थी, पर अपन यहाँ बात करेंगे जिससे अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाए। तो ये हमारे पास में सोडियम सॉल्ट हो गया, किसका, ब्यूटेनोइक एसिड का, सोडा लाइम के साथ इसकी रिएक्शन करवा देंगे, तो सोडा लाइम NaOH और CaO, एक कार्बन कम वाला क्या देगा बेटा, एल्केन देता है, तो CH3CH2 और CH, इसका नाम हो जाएगा CH3 और इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। तो यहाँ अपन ने जो कंपाउंड लिया था उसमें कार्बन की अगर संख्या देखें तो कितनी थी बेटा, 4 थी, और यहाँ अगर नंबर ऑफ कार्बन देखें तो कितने हैं, 3 हैं। तो ये बोलता है कि ब्यूटेन दे रहा है, ब्यूटेन नहीं देता, तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ब्यूटेन नहीं देता है। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इल्स alkanes having same number of carbon atom as the पेरेंट एसिड। पेरेंट एसिड में 4 थे, एल्केन में कितने हैं, 3। विकार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया में जनक अम्लों के जैसे ही कार्बन परमाणुओं की संख्या समान वाले एल्केन को प्रदान करती है। नहीं बच्चों, कार्बन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अगर इस स्थिति की बात करें तो ये दोनों हमारे पास सही नहीं है, तो 142 का हमारे पास में क्या हो जाएगा, फोर्थ। अभिकथन और कारण दोनों हमारे पास में कैसे हो जाएंगे बेटा, गलत हो जाएंगे, ठीक है।
तो 142 का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हैं, स्टेटमेंट फर्स्ट, स्टेटमेंट सेकंड। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड की बात कर रहे हैं, तो आइए अपन देखते हैं। सिस एल्कीन्स हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन कोरेस्पॉन्डिंग ट्रांस एल्कीन, है ना। तो ये पहले स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि कोई हमारे पास में सिस एल्कीन है और एक उसमें हमारे पास में कोरेस्पॉन्डिंग कैसी एल्कीन है, ट्रांस एल्कीन है ना। हिंदी में भी बात करते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। समपक्ष एल्कीनों का क्वथनांक बिंदु संगत विषम पक्ष एल्कीनों की तुलना में कम होता है। तो इनका कहने का मतलब ये है क्वेश्चन में कि जो सिस एल्कीन है इसका बॉइलिंग पॉइंट ट्रांस की तुलना में कम होगा। मतलब ये बोल रहा है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा, और इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अब देखो बेटा, अगर अपन बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट एल्कीन में अपन ने और भी रिलेशन देखे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइपोल मोमेंट के, डाइपोल मोमेंट के। तो डाइपोल मोमेंट हिंदी में अगर बोलें तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। और द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें तो द्विध्रुव आघूर्ण जो है सिस एल्कीन का ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें वेक्टर की डायरेक्शन हो जाएगी सेम, म्यू इक्वल टू क्या होगा, नॉन जीरो होगा। जबकि ट्रांस एल्कीन में बात करें तो वेक्टर की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है और म्यू क्या हो जाता है, जीरो। म्यू जीरो हो गया मतलब डाइपोल मोमेंट कम हो गया, डाइपोल मोमेंट कम हो गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका कम हो जाएगा बेटा, ट्रांस एल्कीन का कम हो जाएगा, ना कि सिस एल्कीन का। सिस एल्कीन का तो क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास में क्या हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि ये बोलता है सिस एल्कीन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट, नहीं, जबकि सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा, ज्यादा होता है ना। अपन ने अभी समझा कि सिस एल्कीन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कम नहीं होता है। और ट्रांस एल्कीन का क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि इसमें डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा। अगर अगले वाले स्टेटमेंट की बात करें, स्टेटमेंट सेकंड, cis isomers of an alkene is more polar than trans alkene। बिल्कुल, ट्रांस में म्यू बराबर क्या हो जाता है, जीरो, इसमें म्यू बराबर जीरो नहीं होगा। तो किसी भी एल्कीन में समपक्ष समावयव विषम पक्ष की तुलना में क्या होता है, अधिक ध्रुवीय होता है। तो ये बिल्कुल सही है ना। तो अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, कि कथन फर्स्ट गलत है, कथन सेकंड सही है ना। सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है ट्रांस से, और हमारे पास जो है सिस वो ध्रुवीय क्या होते हैं, अधिक होते हैं, मोर पोलर देन ट्रांस। ठीक है, तो हमारे पास स्टेटमेंट फर्स्ट जो है गलत हो गया, स्टेटमेंट सेकंड सही हो गया। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट PCl5। PCl5 के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, अपने को कौन सा स्टेटमेंट बताना है, इनकरेक्ट बताना है, गलत कथन बताना है। तो सबसे पहले PCl5 के क्या क्या कथन है वो अपन देखें। PCl5 possesses two different types of PCl bond। PCl5 में दो भिन्न प्रकार के PCl बंध होते हैं। अपन बना लें, अपन यहाँ बना लिया फॉस्फोरस, इधर बना लिया क्लोरीन, इधर बना लिया क्लोरीन, और इधर भी क्या बना लिया, क्लोरीन। ठीक है, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन नीचे। ठीक है, अब देखिए ये अपन ने ज्योमेट्री ड्रॉ कर ली। अब अपने को बोल रहा है कि दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड होंगे, बिल्कुल सही बात है। ये अगर इसकी बात करें तो ये हमारे पास में एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा, जबकि इसकी बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो ये तो सही है बेटा। अगला, all PCl5 bonds are identical bond length। सभी 5 PCl बंध आबंध लंबाई में क्या होते हैं, समान। ये वाला सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ है इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, ज्यादा हो जाएगी, और ये इक्वेटोरियल है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अपन रीजन क्लास में पढ़ते भी हैं।
तो सभी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं होती है, एक्सियल ज्यादा होती है, इक्वेटोरियल कम होती है, अक्षीय बंध लंबाई ज्यादा होती है और विषुवत्तीय बंध लंबाई कम होती है। तो सभी बंध लंबाई समान नहीं होगी, तो ये गलत हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp3d होता है, बिल्कुल सही बात है। सभी बॉन्ड सिंगल हैं तो कौन से होंगे, सिग्मा बॉन्ड, तो ये भी सही है, ये भी सही है। अपने से इनकरेक्ट पूछा था, तो ये जो सेकंड वाला है ये हमारे पास में कैसा हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कॉमा पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पिरिडीन रिस्पेक्टिवली आर। पिरिडीन में सिग्मा बंध बताना है, पाई बंध बताना है और लोन पेयर ऑफ क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है। तो देखिए ये हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है किसकी बेटा, पिरिडीन की। ये लोन पेयर हो गए, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएंगे सारे। ठीक है, और अब अपन करेंगे काउंट। तो हम जानते हैं, क्लास में हमने पढ़ा है, जब सिंगल बॉन्ड होता है तो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल होते हैं तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। तो यहाँ ट्रिपल तो खैर वैसे है नहीं, तो अगर अपन सबसे पहले सिग्मा काउंट कर लें, सिंगल वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो 11 जो बॉन्ड हो गए हैं ये कौन से बॉन्ड हैं बेटा, सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब पाई की बात करें तो देखिए एक यहाँ डबल है, ये पाई होगा, ये भी पाई होगा और ये भी पाई होगा। तो हमारे पास तीन बॉन्ड कौन से हो जाएंगे, पाई बॉन्ड हो जाएंगे। अब अपन बात करें लोन पेयर की, तो यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर है और एक होगा तो एक आपके पास में कौन सा पेयर आ जाएगा, लोन पेयर। तो 11 3 और 1 टाइप का आंसर आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फर्स्ट हो जाएगा 145 का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ 30 ml, 0.5 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन डाइल्यूट टू 500 ml। ठीक है, तो यहां अपन ने क्या लिया है, 500 ml तक तनु किए गए 30 ml 0.5 मोलरता वाले सल्फ्यूरिक अम्ल की मोलरता क्या होगी। तो डाइल्यूशन वाला फॉर्मूला अपन लगाते हैं। देखिए क्या फॉर्मूला होगा, M1V1 बराबर हो जाएगा M2 और V2। M1 का मान अपने को वैल्यू कितनी दी है, 0.5 दी है, मल्टीप्लाई बाय क्या होगा 30 इक्वल टू M2 अपने को निकालना है। V2 की जगह हमारे पास में V2 की जगह कितना दिया है बेटा, 500 ml, इसको अपन ने डाइल्यूट किया है। तो M2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू आपके पास में हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय कितना हो जाएगा 30 अपॉन में आ जाएगा 500। फिर अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आपके पास में आ जाएगा 15 अपॉन कितना आ जाएगा 500, और जिसको अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.3 मोलर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 147 को देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 147 में लिखा हुआ है SF6 एग्जिस्ट बट OF6 डज नॉट। SF6 अस्तित्व में होता है लेकिन OF6 अस्तित्व में नहीं होता। अब अगर हम SF6 की बात करें तो SF6 में सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु सल्फर है जो कि थर्ड पीरियड से आता है, और OF6 में केंद्रीय परमाणु या सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है जो कि सेकंड पीरियड से आता है, द्वितीय आवर्त से आता है। तो थर्ड पीरियड वालों के पास 3D कक्षक एक्स्ट्रा होते हैं, परंतु इनके पास 2D कक्षक नहीं होते हैं, और 2D कक्षक नहीं होने के कारण ये अपनी सहसंयोजकता को या कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा नहीं कर सकते। तो ऑक्सीजन हैज नो वैकेंट 2D ऑर्बिटल, बिल्कुल ऑक्सीजन के पास कोई रिक्त 2D कक्षक नहीं होते। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है अ स्टूडेंट वाज असाइंड अ सर्टेन टास्क बाय हिज टीचर इन केमिस्ट्री लैब। एक रसायन विज्ञान की प्रयोगशाला में अध्यापक द्वारा एक विद्यार्थी को निश्चित कार्य दिया गया। During the experiment, student dropped the flask containing 250 ml 3 molar NaOH। तो उसके पास एक बीकर था मान लेते हैं, उस बीकर में 3 मोलरिटी का एक सॉल्यूशन था जिसका वॉल्यूम था 250 ml।
ड्यू टू दिस, इसकी वजह से उसने क्या किया, आउट ऑफ 250 ml 50 ml को गिरा दिया उसने ना, 50 ml विलियन को उसने गिरा दिया। तो अगर 50 ml विलियन यहाँ से कम कर देंगे अपन, तो फिर क्या होगा, 50 ml अगर यहाँ से कम हो जाएगा तो उसके पास मतलब बचा क्या, तो उसके पास मोलैरिटी तो 3 मोलैरिटी बची, और उसका जो वॉल्यूम है वो कितना हो गया, 200 ml, 200 ml का विलियन बच गया अब उसके पास। थिंकिंग दैट टीचर में पनिश हिम फॉर हिज मिस्टेक, उसने ये सोचा कि अध्यापक उसे गलती के लिए सजा देगा, तो उसने क्या किया, उसने अपना दिमाग लगा के उसमें 50 ml पानी डाल दिया, 50 ml का जल मिला दिया उसने। तो यहां पर उसने क्या किया, यहां से आगे बढ़ने के बाद उसने 50 ml का यहां पर वाटर मिला दिया। 50 ml वाटर मिलाने का मतलब है डाइल्यूशन कर दिया उसने, विलियन को तनु करने की कोशिश की ताकि 250 ml बराबर हो जाए वापस से। तो एक तरीके से तनुता का क्वेश्चन हो गया अपने पास यहाँ पर। अब इसकी नई मोलरिटी को अपन m मान लेते हैं, तो इसका जो नया आयतन है वो अपने पास 250 ml हो गया। वापस से इसने अपने आयतन को या वॉल्यूम को 250 ml कर दिया, तो तनुता का नियम लगा देंगे, m1v1 बराबर m2v2। m1 की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो m1 की वैल्यू बेटा 3, v1 कितना था अपने पास 200, नया m2 अपन को निकालना है जो कि नई मोलरता है, और v2 की वैल्यू हो गई 250। तो यहाँ से ये कट होगा तो ये 4 टाइम्स जाएगा अपने पास, ये जाएगा बेटा 5 टाइम्स। तो यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाएगी 12/5, और 12/5 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.4 मोलैरिटी। तो जो नई विलियन की मोलरता निकल के आई है बेटा वो 2.4 मोलैरिटी आई है। बहुत अच्छा सवाल है, रिलेट करके आंसर सोच सकते थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, है ना, कोल्बे की विद्युत अपघटन प्रक्रम के लिए कौन सा कथन सही है। कोल्बे को बारे में पूछ रहा है ये। कोल्बे के बारे में अगर अपन थोड़ा सा लिखने की कोशिश करें तो कोल्बे में अपन यूज करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट, लवण को यूज करते हैं, या तो सोडियम का सॉल्ट यूज करते हैं बेटा, या फिर पोटेशियम का सॉल्ट यूज करते हैं। ठीक है, तुम्हें याद होगा अगर इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो इसमें जब विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस का किया जाता है तो एनोड और कैथोड के उत्पाद या प्रोडक्ट के बारे में अपन बात करते हैं। एनोड पर जो होती है वो यहाँ पर एनोड पर अपने पास आरआर का फॉर्मेशन होता है, और एनोड पर CO2 गैस निकल जाती है। और सिमिलरली कैथोड पर भी अपने पास प्रोडक्ट बनते हैं, कैथोड पर भी अपने पास आंसर आते हैं। कैथोड पर सबसे पहले अगर तुम सोडियम लोगे तो NaOH बन जाएगा, पोटेशियम लोगे तो KOH बन जाएगा, साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी निकल जाती है। ठीक है, ये कुछ प्रोडक्ट बनते हैं जिसको अपन ने एक बेसिक फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखते हैं ध्यान से, सिमेट्रिकल एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर प्रिपेयर्ड, है ना, कार्बन परमाणु की सम संख्या वाले सममित एल्केन निर्मित होते हैं। बिल्कुल, इस रिएक्शन का काम ही है ये कि तुम्हें सिमेट्रिकल एल्केन्स बनाने हैं, तो आरआर बनता है इसमें, है ना। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है बेटा। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर टेकन एज सबस्ट्रेट, ये बोल रहा है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवणों को अभिकारक के रूप में लिया जाता है। बिल्कुल ये लिए जाते हैं। इस विधि द्वारा मीथेन को तैयार किया जा सकता है। मीथेन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, क्या इस पर्टिकुलर मेथड से मीथेन बन सकता है, तो आंसर है नहीं बन सकता मीथेन। क्यों, क्योंकि इसमें जो भी बनते हैं वो कौन से बनते हैं, जैसे अपन ने देखा इवन नंबर सम संख्या वाले बनते हैं, पर मीथेन के अंदर तो एक ही कार्बन होता है, तो जो वहां से प्रिपेयर नहीं हो सकता। ठीक है, तो सी वाला बेटा गलत हो जाएगा इसमें। हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट एनोड, हाइड्रोजन गैस एनोड पर मुक्त होती है। बोल रहा है कि हाइड्रोजन गैस जो मिलती है वो अपन को एनोड पर मिलती है। तो जैसे मैंने तुम्हें डायग्राम बना के बताया है, तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है वो मुझे कहाँ मिलती है बेटा, कैथोड पर। तो मेरा डी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो पूछ रहा है सही कथनों को चुनिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अपने पास आ जाएगा बोथ ए एंड बी, फर्स्ट ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा ना, ए और बी दोनों ही सही है इसके, सी डी गलत है। चलो अगला क्वेश्चन अपने पास आते हैं, मैच द फॉलोइंग रिएक्शंस इन कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड, है ना। कुछ रिएक्शन दे रखी है, समझते हैं। ये बेंजीन दिया हुआ है बेटा, है ना, इसको मैं यहां बना देता हूं। ये बेंजीन दिया हुआ है तुम्हें, इस बेंजीन की रिएक्शन तुम्हारे पास करवा रखी है क्लोरीन के साथ AlCl3 की प्रेजेंस में। तो तुम्हें याद होगा, तो ये रिएक्शन जो होती है ये अपने पास इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंदर या फिर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर अपन पढ़ते हैं। 5 रिएक्शन जनरली उसमें पढ़ी जाती है। उसकी एक रिएक्शन है जिसको हेलोजिनेशन या हेलोजनीकरण के नाम से जानते हैं। तो इससे क्लोरोबेंजीन बन जाएगा अपने पास, है ना, इससे जो बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बनेगा। तो इससे अपना डी ऑप्शन बनेगा, यहां से क्लोरोबेंजीन बना। ये वाली जो रिएक्शन होती है इसमें तुमने RCl यूज कर लिया ना, RCl का मतलब तुमने यहाँ पर एक एल्काइल हैलाइड यूज कर लिया, इसका नाम होता है फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में ये R ग्रुप आके इससे जुड़ जाएगा, R मतलब CH3, मतलब बेंजीन पर CH3 आके लग जाएगा। जैसे ही बेंजीन पर CH3 आगे लगेगा तो बेटा बन जाएगा टोलुइन।
टोलुइन बनाने का मतलब हो गया सी ऑप्शन, तो मतलब इसका ऑप्शन आ जाएगा अपने पास, यहाँ पर ऑप्शन लग देते हैं, इसका सी ऑप्शन आ रहा है और अपना उसके पास डी ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलो देखते जाएंगे और आगे। फिर ये बेंजीन है, बेंजीन की CH3COCl के साथ AlCl3 में प्रेजेंस करवा दी। अगर तुम्हें इस रिएक्शन को समझ पा रहे हो तो ये रिएक्शन है फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन, है ना, एसिटिलीकरण वाली रिएक्शन है। इसमें एसाइल ग्रुप या आकर इसमें जुड़ जाता है, तो इसमें तुम्हारे पास आके कुछ ऐसा जुड़ेगा, ये बेंजीन है, इस बेंजीन से COCH3 ग्रुप आके ऐसे जुड़ जाएगा। ठीक है, इसको फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका नाम हो गया बेटा मिथाइल फिनाइल कीटोन। ये कीटोनिक ग्रुप बनता है यहाँ से ना, कीटोन का निर्माण किया जाता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस से, तो यहाँ से बनेगा मिथाइल फिनाइल कीटोन, तो अपने पास ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलो आखिरी वाला प्रोसेस देखते हैं। बेंजीन को H2SO4 और SO3 के साथ अगर अपन ने मिला दिया, सामान्यतः या जनरली इसको ओलियम करके भी कभी कभी सवालों में लिख दिया जाता है, इससे बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनता है अपने पास, ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपने पास, तो ये डी का ऑप्शन ए आ जाएगा। बस अब अपन को चेक करना है कौन सा करेक्ट सही है, DCBA वाला ऑप्शन होना चाहिए। डी यहां पर दिख रहा है हमें, सी फिर बी फिर ए, ऑप्शन नंबर 1 में अपन को डायरेक्टली मिल जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है। अगले सवाल की तरफ चल सकते हैं। 151 पे लिखा हुआ है अमोंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का घटता क्रम ज्ञात करना है तुम्हें। ठीक है, घटता हुए क्रम को निकालना है अपन को। तो आओ देखते हैं। सबसे पहले अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो ये CH3 जो लगा है, ये CH3 क्या करेगा, ये जो CH3 है डोनेशन ग्रुप है, तो ये अपना प्लस आई लगाएगा और साथ साथ में तुम इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी बोल सकते हो, ये लगाएगा। इसमें कोई प्रभाव नहीं लगेगा, कोई इफेक्ट नहीं लगेगा, जीरो है। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है बेटा, तो ऑक्सीजन अपना प्लस एम इफेक्ट लगाएगा, मेसोमेरिक का प्लस एम लगेगा, और CF3 जो है ये विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये EWG ग्रुप की तरह काम करेगा। ठीक है, अब हमें चाहिए कैसा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही को चाहिए कि जो बेंजीन का घनत्व बढ़ के रहे, तो इन चारों में से कौन सबसे अच्छा घनत्व बेंजीन का बढ़ा के रखेगा, तो थर्ड, क्योंकि थर्ड में कौन सा प्रभाव लग रहा है बेटा, प्लस एम, तो थर्ड की तो सबसे ज्यादा होगी। थर्ड के बाद अगर अपन देखें तो फर्स्ट वाला, क्योंकि इसमें भी डोनेशन हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन से, तो फर्स्ट वाला। फर्स्ट के बाद ये सेकंड वाला जो है इसमें कोई प्रभाव नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है, और सबसे लास्ट में हो जाएगा बेटा फोर्थ वाला, क्योंकि उसमें लगा हुआ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, CF3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में आ जाएगा। तो अपना थर्ड होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, सेकंड होना चाहिए, फोर्थ होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा बेटा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आप समझते हैं कि क्या होने वाला है इस सवाल के अंदर। ये तुम्हारे पास एक सबस्ट्रेट बनाया हुआ है, बोला है कि इसकी रिएक्शन अपन ने HCl से करवा दी, है ना। एल्कीन को जब अपन हाइड्रो हेलोजिनेशन करवाते हैं या फिर हाइड्रो हेलोजनीकरण करवाते हैं, तो एक तरफ H और एक तरफ Cl लग जाएगा, सिमेट्रिकल है, तो यहां मान लो अपना H लग गया और यहां आके मान लो Cl लग गया। ठीक है, अब क्या क्या पूछ रहा है इसको समझते हैं अपन। द मेजर प्रोडक्ट इन द अबव रिएक्शन, मेजर मतलब ये मार्कोनिकोफ वाला है। वैसे तो यहाँ पर मार्कोनिकोफ एंटी मार्कोनिकोफ की बात नहीं करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है, सममित एल्कीन है। तो ये बोल रहा है कि किस टाइप का एल्काइल हैलाइड बनाया पर 2 डिग्री बना क्या, तो अगर तुम्हें इस कार्बन की डिग्री निकालोगे तो बिल्कुल इसकी कार्बन की जो डिग्री है बेटा वो 2 डिग्री आएगी, तो 2 डिग्री बिल्कुल बना हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यह प्रतिबिंब रूप युग्म में विद्यमान होता है या फिर इट एग्जिस्ट इन इनएंशियोमेरिक पेयर। इनएंशियोमेरिक पेयर का मतलब ये हो गया कि क्या इसमें कोई कायरल सेंटर वगैरह तो नहीं आ रहा है। तो अगर अपन देखें तो अगर इस पॉइंट को तुम समझोगे तो यहाँ पर एक क्लोरीन लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, यहाँ पर एक मिथाइल है और एक पूरा ग्रुप इथाइल हो गया, तो बिल्कुल कायरल सेंटर है, और कायरल सेंटर होने की वजह से इनएंशियोमेरिक पेयर मतलब प्रतिबिंब रूप समावयवी इसमें रहेगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। इसका अणुसूत्र C4H9Cl हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है कि C4H9Cl। तो देखते हैं यहाँ पर 4 कार्बन की चेन रहेगी और उसमें एक Cl लगा हुआ है, तो C4H9Cl, और बिल्कुल ये जो है ये इसके अंदर कोई भी प्रकार का अनसेचुरेशन या असंतृप्तता नहीं है, तो C4H9Cl, तो इसका सी भी करेक्ट है बेटा। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसके करेक्ट हो जाएंगे, ABC। हमें मेजर प्रोडक्ट के तीनों स्टेटमेंट पूछे हुए थे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, समझोगे ध्यान से, बहुत आसान सा सवाल है। सबसे पहले अपन को ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसकी HBr और परोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रखे। जब भी हमारे पास HBr के साथ परोक्साइड आ जाता है तो हम एंटी मार्कोनिकोफ नियम के आधार पर उत्पाद बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ए को बना देते हैं। ए का जो आंसर आएगा ये अपने पास बेंजीन बनेगी, बेंजीन के साथ जुड़ा रहेगा बेटा CH2, CH2 से जुड़ा रहेगा, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ CH, यहाँ पर भी CH2। अब ध्यान से सुनोगे, जब ये Br है तो ये Br वहां पर जाके जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी, तो ये Br यहां जाके जुड़ेगा, तो यहां आ जाएगा CH2, और यहां पर CH2 के साथ आके क्या जुड़ जाएगा, Br। ये तुम्हारा ए उत्पाद बना दिया मैंने, ए प्रोडक्ट बना दिया हमने यहाँ से।
फिर इसने बोला कि इसमें हमने NaNH2 डाल दिया। NaNH2 क्या करेगा, फिर से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब विहाइड्रोहेलोजनीकरण कर देगा और फिर से अपने पास एल्कीन का निर्माण हो जाएगा। तो ये अपने पास बेंजीन है, बेंजीन से जुड़ा हुआ है CH2, CH2 के साथ CH, फिर डबल बॉन्ड CH2, मतलब फिर से हमने क्या बना दिया, एक तरीके से ये वाला कंपाउंड बना दिया। अब इसने अगले प्रोसेस में क्या डाला हुआ है, Br2CCl4, है ना। तो यहाँ पर कलर चेंज हो जाएगा, रेडिश ब्राउन कलर से कलरलेस में कंपाउंड चेंज हो जाएगा और यहाँ से तुम्हारे पास विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये बेंजीन है, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है CH, यहाँ पर जुड़ जाएगा बेटा Br और यहाँ पर भी CH2 के साथ जुड़ जाएगा Br। तो अपन को ये वाला ऑप्शन देखना है जहाँ पर ये होगा, ये आखिरी उत्पाद है अपना C। तो C वाले ऑप्शन को अगर अपन देखेंगे तो अपन को ऑप्शन नंबर 2 में मिल जाएगा बेटा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिया हुआ है सवाल में द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी फॉर SN2 रिएक्शन फॉर द गिवन। SN2 के क्रियाशीलता का क्रम निकालना है। तो देखो SN2 में अगर अपन जनरल ट्रेंड को देखें तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये ऑर्डर आता है। 1 डिग्री सबसे ज्यादा क्रियाशील होता है क्योंकि वहां पर त्रिविम बाधा या स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होता है। तो अगर अपन इस 3 डिग्री को देखें, है ना, ये 2 डिग्री अपने पास, अगर तुम इसको देख पा रहे हो तो ये 3 डिग्री है, ये अपने पास 2 डिग्री है, ये भी अपने पास 1 डिग्री है बेटा और ये भी 1 डिग्री। पर इसमें 1 डिग्री के साथ ये वाला ग्रुप लगा हुआ है। ये वाला ग्रुप क्या करेगा, ये वाला ग्रुप है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन यहां से खींचेगा। इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की जो कमी है वो बढ़ेगी। इसकी वजह से SN2 की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा क्रियाशीलता अपन को बी में मिलेगी। बी के बाद फिर 1 डिग्री को देखेंगे तो ए में मिलेगी अपने पास, फिर मिलेगी बेटा सी में और सबसे कम आएगा अपने पास डी में। तो अपने पास ऑर्डर आएगा बी, फिर ए, फिर सी और फिर डी। तो सबसे ज्यादा बी, फिर ए, फिर सी, फिर डी। ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 155 लिखा हुआ है कंसिडर द फॉलोइंग हेलो एरिन्स। कुछ हेलो एरिन्स के एग्जांपल दिए हुए हैं अपने पास। हेलो एरिन्स पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं सबसे पहले, ये ऑर्थो वाला उत्पाद है, ये मेटा वाला है बेटा और ये पैरा वाला है ना, 3 दिए हुए हैं। ऑल ऑफ द 3 आर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ये बोल रहा है कि ये जो तीनों बना रखे हैं ना, ये तीनों एक दूसरे के ज्यामिति समावयवी। तो ये एक दूसरे के ज्यामिति समावयवी नहीं है, ये एक दूसरे के स्थिति समावयवी है, पोजिशनल आइसोमर है। तो ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड दे आर पोजिशनल आइसोमर, है ना, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं है। तो पहला वाला बेटा गलत हो जाएगा। थर्ड हैज अ नो नेट डाइपोल मोमेंट। बोला जा रहा है कि थर्ड का जो परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है वो नहीं रखता है, मतलब 0 होता है, हमसे ये बोल रहा है थर्ड का। तो थर्ड अगर अपन देखें तो ये अपने पास पैरा वाला उत्पाद है और पैरा वाले उत्पाद में सिमेट्री आने की वजह से इस तरफ का डाइपोल मोमेंट और इस तरफ का डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ का जो म्यू है, डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। सेकंड बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। लिखा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ थर्ड इज हाईएस्ट अमंग द गिवन कंपाउंड। थर्ड का गलनांक दिए गए यौगिकों में सबसे अधिक है। जो तीसरा यौगिक है इसका सबसे ज्यादा गलनांक होता है, तो बिल्कुल गलनांक इसका सबसे हाईएस्ट होता है, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाईएस्ट होता है। रीजन याद रखने क्या क्या होते हैं, एक तो सिमेट्री होती है इसमें, है ना, एनसीईआरटी की जो रीजन है अपन को पता होनी चाहिए, सिमेट्री होने की वजह से और पैकिंग होने की वजह से, सिमेट्री और बेटर पैकिंग होने की वजह से, बेटर पैकिंग, है ना, ये शब्द याद रखना है हमें, इसकी वजह से इसका जो गलनांक है वो ज्यादा होता है। तो अच्छा सवाल है। ऑल ऑफ देम हैव मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H4Cl2। तो बिल्कुल सभी में से हमने बेंजीन से क्या किया है, 2 हाइड्रोजन निकालकर 2 क्लोरीन लगा रखे हैं। तो बिल्कुल इन सबका फॉर्मूला यही रहेगा, सेम। तो ऑप्शंस देख लेते हैं इसमें से कौन कौन से सही ऑप्शंस है अपने पास। थर्ड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा बेटा इसका। क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है मैच द फॉलोइंग कंडीशन विद द कॉलम 1 विद कॉलम 2, है ना। स्तंभ 1 में जो चीजें दी गई है उनको स्तंभ 2 के साथ मिलान करना है। ये कंपाउंड अपने पास दिया है, इसमें हो क्या रहा है, इसमें अगर अपन देखें तो Cl हट के OH लग रहा है ना। तो Cl हट के OH लगने का मतलब है कि यहाँ पर हो रहा है प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं है। हम सामान्यतः ये पढ़ते हैं कि जो एराइल हैलाइड होते हैं इनके अंदर नाभिक रागी प्रतिस्थापन थोड़ा कठिन होता है हेलो एल्केन की तुलना में, पर फिर भी ये किसी न किसी कंडीशन में करते हैं। तो कंडीशन बेस्ड अपने पास सवाल पूछा गया यहाँ पर। हमें एक चीज थोड़ी सी ये याद रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई एराइल हैलाइड का सवाल आता है और एराइल हैलाइड में कोई भी अपन को यहाँ पर हेलोजन दिया हो तो ये इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। अगर हमें इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ानी है, हमें इसकी क्रियाशीलता को बढ़ानी है, तो हम इसके ऑर्थो व पैरा स्थिति पर इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाकर इसकी क्रियाशीलता बढ़ा सकते हैं और वही इन सारे सवालों में किया हुआ है।
तुम अगर देखोगे तो इसके पैरा पोजीशन पर एक NO2 लगा रखा है, इसके ऑर्थो व पैरा पर NO2 और NO2 दो विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, और इसके तीनों पोजीशन पर अपने पास NO2 ग्रुप लगा दिए। तो इसकी क्रियाशीलता सबसे ज्यादा बढ़ा दी गई है, क्या लगाने की वजह से? इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह लगाने की वजह से। तो ये सबसे ज्यादा क्रियाशील होगा। तो इसके लिए हमें जो भी स्थितियां चाहिए वो नॉर्मल स्थिति चाहिए, पर इसके लिए हमें सबसे अच्छी स्थितियां चाहिए होगी, तापमान अधिक चाहिए होगा, इसमें तुलनात्मक रूप से तापमान कम। तो अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाए तो इसमें सबसे ज्यादा ताप अपन को इन सबके अंदर लिखा होना चाहिए। तो यहाँ 443 केल्विन है बेटा, यहाँ 360 है, यहाँ वार्म H2 गर्म पानी है। तो सबसे अच्छी या सबसे ज्यादा ताप हमें यहाँ दिख रहा है, तो ए का सीधा सीधा पी से मैच हो जाएगा। फिर हमने जब दो NO2 लगा दिए तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा दिया, क्रियाशीलता को बढ़ा दिया, तो थोड़ा ताप कम पर भी रिएक्शन हो जाएगी। और यहां से तो पिग्रिक एसिड बनाया जाता है, ये रिएक्शन पिग्रिक एसिड बनाने के काम में आती है, और ये सीधा वार्म H2O में डालने पर ही हो जाती है ना। तो सीधा सीधा अपन को ऑप्शंस मैच करने थे, पी है, फिर क्यू है, फिर आर है। ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाएंगे तो अपना ऑप्शन नंबर तीसरा बेटा इसमें मैच हो जाएगा। चलते हैं 157 पर। 157 बोल रहा है कि मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। बोल रहा है कि जो इथेनॉल का सॉल्यूशन होता है C2H5OH प्लस एसीटोन का जो सॉल्यूशन होता है CH3COCH3, इन दोनों के सॉल्यूशन को हम किसके अंदर काउंट करते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम क्लाउड्स। तो बात बिल्कुल सही है कि यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन लगता है। लिखा हुआ है इन प्योर एसीटोन, ये एसीटोन की बात चल रही है यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोजन बॉन्डेड विद ईच अदर। तो एसीटोन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जो वो है इथेनॉल के अंदर। ये एसीटोन क्या करता है? ये एसीटोन आकर इसके अंदर होने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कम कर देता है, और इस वजह से ये पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जांपल बन के आता है। तो अपने पास जो पहला स्टेटमेंट है ये तो सही है कि पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, धनात्मक विचलन दिखाता है ये, परंतु जो शुद्ध एसीटोन के अणु होते हैं वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बंध से बंधित नहीं होते हैं। तो कथन दो जो है बेटा वो गलत हो जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा। स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर 2 बेटा करेक्ट हो जाएगा इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन मार्क्ड एज 1 and 2 इन द कंपाउंड रेस्पेक्टिवली आर। यौगिक में पहले और दूसरे से चिन्हित कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था आपको बतानी है। तो यौगिक का स्ट्रक्चर दिया है, कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑक्सीजन क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और क्योंकि इसने दो बॉन्ड बनाए हैं तो इस ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज आएगा? -2 का, और इस कार्बन के ऊपर +2 का चार्ज। अब यहां अगर कार्बन कार्बन को देखें आप तो सेम एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगी, तो उस बॉन्ड के कारण कार्बन पे कोई चार्ज डेवलप नहीं होगा। सिमिलरली जैसे हमने इस तरफ देखा, यहां पर भी हम बात कर सकते हैं, ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज और इस कार्बन के ऊपर +2 का चार्ज, राइट। अब आप देखो पहले वाले कार्बन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप हो रहा है? +2 का, और दूसरे वाले कार्बन के ऊपर कितना चार्ज डेवलप होगा? 0 का, राइट। तो हमसे क्वेश्चन में सिर्फ पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के लिए पूछा जा रहा है कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। तो पहले कार्बन की 2 + 2 और दूसरे वाले कार्बन की कितनी? 0 रेस्पेक्टिवली बताना है। मतलब पहले मुझे फर्स्ट वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है और उसके बाद मुझे सेकेंड वाले कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो आंसर क्या आ जाएगा? +2, 0। पहले कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 और दूसरे कार्बन की ऑक्सीकरण अवस्था 0। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। निम्न में से कौन सा एक विषम चक्रीय यौगिक नहीं है? तो हेट्रोसाइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि रिंग में आपके पास कोई हेट्रो एटम होना चाहिए, कार्बन के अलावा कोई दूसरा हेट्रो एटम, लाइक ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, सल्फर हो। तो इस टाइप के कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बोलते हैं। पहले वाले कंपाउंड को अगर देखें तो रिंग में कोई भी हेट्रो एटम प्रेजेंट नहीं है। रिंग में सभी जो एटम्स है वो किसके प्रेजेंट है? कार्बन के प्रेजेंट है। इसलिए इस वाले कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? समचक्रीय या फिर होमोसाइक्लिक कंपाउंड बोलेंगे। ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में देखेंगे तो हेट्रो एटम सल्फर आ गया, थर्ड में देखेंगे ऑक्सीजन आ गया, और फोर्थ में क्या आ गया? नाइट्रोजन आ गया। तो ये तीनों के तीनों जो कंपाउंड है ये कैसे हो गए? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हो गए।
और जो फर्स्ट वाला है वो कैसा है, होमोसाइक्लिक। हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोल देंगे हम समचक्रीय, और बाकी के जो तीनों यौगिक हैं वो कैसे हो जाएंगे, विषम चक्रीय। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन सा विषम चक्रीय यौगिक नहीं है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, करेक्ट ऑब्जर्वेशन आपको बताना है। 3 सॉल्यूशंस दिए हुए हैं और आपको 4 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं। आपको इन तीनों विलयन के लिए सही अवलोकन पहचानना है कि इन चारों में से कौन सी चीज सही होगी। तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो यूरिया का है। यूरिया जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, 1, बिकॉज यूरिया को जब हम पानी में डालेंगे तो वो आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा। NaCl की अगर बात करेंगे तो एज्यूमिंग कि इसका कंप्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है तो I की जो वैल्यू रहेगी, वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू रहेगी, वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और तीसरे वाले सॉल्यूशन के लिए वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि जो कैल्शियम क्लोराइड है वो कैल्शियम आयन और 2 क्लोराइड आयन में डिसोसिएट होगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो पार्टिकल्स रहेंगे वो कौन से वाले सॉल्यूशन में रहेंगे, तीसरे वाले सॉल्यूशन में, उसके बाद में सेकेंड वाले में और फिर फर्स्ट वाले में। तो यहां मैं एक ऑर्डर लिख देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फर्स्ट वाले सॉल्यूशन में सबसे कम, उससे ज्यादा सेकेंड में, और सबसे ज्यादा पार्टिकल्स जो रहेंगे, कणों की संख्या जो सबसे ज्यादा रहेगी वो कौन से वाले विलियन में रहेगी, तीसरे वाले विलियन में, उसके बाद दूसरे में, और पहले वाले विलियन में कणों की संख्या सबसे कम रहेगी। हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अणुसंख्य गुणधर्म है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी कि कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर ज्यादा रहेगी तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी ज्यादा होगी। अब हम स्टेटमेंट पे आते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट इज लोवेस्ट। तो आप देखें जो वेपर प्रेशर में लोअरिंग है या वेपर प्रेशर वाष्प दाब में कमी है वो क्या होता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। पार्टिकल्स जितने ज्यादा रहेंगे वेपर प्रेशर उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो तीसरे वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सबसे कम रहेगा, उससे ज्यादा सेकंड वाले का, और सबसे ज्यादा जो वेपर प्रेशर रहेगा वो किसका रहेगा, फर्स्ट वाले का रहेगा। और यहां पर क्या बोला जा रहा है कि फर्स्ट वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है, लोएस्ट है। ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट वाले विलियन का तो वाष्प दाब क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। तो ये जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स सॉल्यूशन 3 में प्रेजेंट है, एंड दैट्स व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्यूशन 3 के लिए क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। तो यस, सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी या अपेक्षिक कमी, या हम बोल सकते हैं आपेक्षिक अवनमन, वो क्या रहता है, एक अणुसंख्य गुणधर्म होता है जो कि कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। और क्योंकि कणों की संख्या तीसरे वाले विलियन में सबसे ज्यादा है, इसलिए वाष्प दाब में सापेक्षिक कमी तीसरे वाले विलियन के लिए सबसे ज्यादा होगी, अधिकतम होगी। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल। निम्न में से कौन सा एक उभदंती या उभयदंतुक नाभिक स्नेही है। तो आप देखें, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास में एक से ज्यादा डोनर एटम्स प्रेजेंट होती है, मोर देन वन डोनर साइट्स आर अवेलेबल। तो आप देखें, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे कौन से न्यूक्लियोफाइल होते हैं, Cn- हो गया, ठीक है, NO2- हो गया, या फिर SCN- हो गया। ये सब जो न्यूक्लियोफाइल है ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ है NO2-। NO2- जो है वो नाइट्रोजन से भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, या फिर ऑक्सीजन के थ्रू भी
इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ये एक उभयदंतुक नाभिक स्नेही का एग्जाम्पल है। बाकी एग्जाम्पल में अगर देखें तो यहाँ पर सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, सिमिलरली यहाँ पर भी सिर्फ नाइट्रोजन ही डोनेट करेगा, और यहाँ पर सिर्फ ऑक्सीजन ही डोनेट कर सकता है। राइट, तो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 161 के लिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हेन 3-phenyl prop 1 is treated with HBr in presence of peroxide। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन करा रहे हैं। सबसे पहले अपन इसकी रिएक्शन लिखते हैं। कंपाउंड क्या है, 3-phenyl prop 1E। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये है आपके पास में फिनाइल ग्रुप, इसको मुझे जोड़ना है तीसरे कार्बन पर। ठीक है, तो यहाँ CH2 देन CH डबल बॉन्ड CH2, तो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इस तरह से नंबरिंग होगी। तो ये हो गया 3-phenyl prop 1E। इसकी रिएक्शन अगर हम करते हैं HBr के साथ, अच्छा पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करानी है, तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में जब रिएक्शन होगी तो आप देखें जो HBr का जो एडिशन होगा वो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होगा। और अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल अगर हम HBr का एडिशन करते हैं तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है, मतलब जो Br है, वो कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से जुड़ेगा, जिसके पास में ज्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। राइट, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। राइट, मैकेनिज्म की अगर बात करें हम, या आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई मैकेनिज्म वाला पॉइंट वैसे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ये Br को हम कहां पर कनेक्ट करेंगे, फर्स्ट वाले कार्बन से। तो प्रोडक्ट बन जाएगा PH CH2 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 Br। ये PH मतलब फिनाइल ग्रुप। राइट, तो Br लास्ट वाले कार्बन से आपको कनेक्ट करना है। तो ऐसा आंसर आप देखिए कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, फर्स्ट वाले ऑप्शन में दिया हुआ है। तो जो सही या मुख्य उत्पाद है वो कौन सा वाला रहेगा, फर्स्ट वाला रहेगा। राइट, सेकेंड वाला तो गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर Br इन्होंने इस वाले कार्बन से जोड़ रखा है। थर्ड वाला भी अगेन रॉन्ग हो गया। फोर्थ वाले में तो बेंजीन रिंग से डायरेक्टली जोड़ दिया। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली नहीं जुड़ेगा, है ना। बेंजीन रिंग से डायरेक्टली ग्रुप कब जुड़ता है, जब इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। राइट, ये तो कैसी अभिक्रिया है, योगात्मक अभिक्रिया है। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। और अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी। निम्न में से किसकी नाभिक स्नेहिता अधिकतम है। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या हो गया, एबिलिटी टू डोनेट लोन पेयर। ठीक है, तो ये जो चार आपको न्यूक्लियोफाइल दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो बहुत आसानी से क्या कर देगा, अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट कर देगा। तो आप देखें यहाँ पर F को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना है, यहाँ पर ऑक्सीजन को, यहाँ पर नाइट्रोजन को और यहाँ पर कार्बन को। तो आप देखें CH3 माइनस, ठीक है, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, ये चार न्यूक्लियोफाइल है। अच्छा आप खुद सोचिए कौन अपना लोन पेयर आसानी से दूसरे को डोनेट करेगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो, या जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहेगी वो तो अपना लोन पेयर पकड़ के रखेगा, वो आसानी से अपना लोन पेयर दूसरे को डोनेट नहीं कर पाएगा। आप यहां पर देखो कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इन तीनों के कंपैरिजन में क्या है, सबसे कम है। मतलब कार्बन अपना लोन पेयर आसानी से छोड़ देगा, वो आसानी से दूसरे को अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा। तो सबसे अच्छा जो न्यूक्लियोफाइल है इसमें वो कौन सा है, CH3 माइनस। आई बात समझ। उसके बाद में किसका नंबर आएगा, NH2 माइनस का, देन उसके बाद में OH माइनस का, और सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा, F माइनस का। बात समझ में आ रही है। तो चलिए सबसे ज्यादा जो नाभिक स्नेहिता या हाईएस्ट न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो किसकी हो जाएगी, CH3 माइनस की, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस सोल्वोलाइसिस का मतलब क्या हो गया, कौन सी रिएक्शन करवानी है, SN1 रिएक्शन। कहीं सोल्वोलाइसिस बोल दिया जाए या हाइड्रोलाइसिस बोल दिया जाए,
कौन सी रिएक्शन कराएंगे हम? SN1। सोलोलाइसिस मतलब सॉल्वेंट की प्रेजेंस में हम क्या करा रहे हैं? कंपाउंड का, इस हेलोजन डेरिवेटिव का ब्रेकडाउन करा रहे हैं। और सॉल्वेंट की अगर बात करें, जैसे सॉल्वेंट क्या क्या हो गए? वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, अल्कोहल हो गया, ये सब आप देख सकते हैं किस तरह के न्यूक्लियोफाइल हैं, सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। इट मींस वीक न्यूक्लियोफाइल है। और वीक न्यूक्लियोफाइल में कौन सी रिएक्शन फेवरेबल होती है? SN1 रिएक्शन, राइट। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमें कौन सी वाली रिएक्शन यहाँ पे करवानी है? SN1 रिएक्शन करानी है। अब आप देखें SN1 में भी क्या हो सकता है? रेजमाइजेशन हो सकता है और रेजमाइजेशन नहीं भी हो सकता है, राइट। जब आपके पास में जो अटैकिंग कार्बन है वो अटैकिंग कार्बन कैसा हो? कायरल कार्बन हो, तब उस पर्टिकुलर SN1 रिएक्शन में क्या होगा? रेजमाइजेशन होगा, राइट। अब आपको इसमें यह बताना है कि कहां पर मैक्सिमम रेजमाइजेशन होगा। अब मैक्सिमम रेजमाइजेशन कब पॉसिबल है? जब कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी, तब जाकर के ये SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा हो पाएगी। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाने हैं। जैसे Br आप यहाँ से रिमूव करेंगे तो इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। सिमिलरली यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से Br हटेगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, और फोर्थ वाले ऑप्शन में यहाँ पर पॉजिटिव। अब हमें यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो आप देखें, ये तो आपके पास में सिंपल 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन गया। ये आपके पास में बेंजाइलिक कार्बोकेटायन, अपन इसको समझ सकते हैं 2 डिग्री बेंजाइलिक कार्बोकेटायन हो गया। और यहाँ पर प्रेजेंट है OCH3 ग्रुप, जो कि +M इफेक्ट से इस कार्बोकेटायन को क्या करेगा? रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज करेगा। यहां पर जुड़ा हुआ NO2 जो कि -M से इस कार्बोकेटायन को क्या कर देगा? डिस्टेबलाइज कर देगा। और तीसरे वाले में आप देखें कि इस बेंजीन रिंग से कोई भी स्टेबलाइजेशन या अनस्टेबलाइजेशन वाला फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। तो आप देखें कि जो सेकेंड वाला कार्बोकेटायन है, बेंजीन रिंग से जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ में यहाँ पर स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एक +M ग्रुप लगा हुआ है। तो जो सेकेंड वाला कार्बोकेटायन बनेगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा, और यहाँ पर जो SN1 रिएक्शन होगी वो मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगी, और मैक्सिमम रेजमाइजेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। रीजन बीइंग कि यहाँ पर जो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा रहेगी। आ रही है बात समझ? रेजमाइजेशन इन सब में होगा। क्यों रेजमाइजेशन सब में होगा? क्योंकि सब में आपके पास में क्या प्रेजेंट है? कार्बोकेटायन प्रेजेंट है। आ रही है बात समझ? इसको अगर अपन छोड़ दें, क्योंकि ये आपके पास में किस टाइप का अल्काइल हैलाइड हो गया? ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड हो गया, तो यहाँ SN1 होने के चांसेस बहुत कम, ना के बराबर हो जाएगा, ठीक है। बाकी अगर अपन यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें, यहाँ पर बात करें, तो SN1 रिएक्शन पॉसिबल है, बट जो मैक्सिमम एक्सटेंट होगा वो डिपेंड करेगा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखें, द कैटलिस्ट दैट कैन बी यूज्ड इन एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। एरोमेटिकरण अभिक्रिया में प्रयुक्त उत्प्रेरक हो सकते हैं। सो व्हाट इज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन? हमें एक नॉन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस और रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, और वी कैन से रिफॉर्मिंग रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ इस तरह से होती है, आपके पास में एन अल्केन होता है, एन अल्केन, जहां पे नंबर ऑफ कार्बन एटम या तो 6 कार्बन हो या फिर 6 कार्बन से ज्यादा हो। उस अल्केन को हम हाई टेम्परेचर और नियर अबाउट 10 to 20 ATM प्रेशर पर कुछ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाते हैं। और कैटलिस्ट क्या क्या होते हैं? Cr2O3, V2O5, या वेनेडियम का कोई दूसरा ऑक्साइड लाइक V2O3, जैसा कि यहां पर मेंशन किया हुआ है, और इसके अलावा MO2O3 मोलिब्डेनम का ऑक्साइड। तो यहां पर जो आपके पास में कंपाउंड बनता है, अगर 6 कार्बन रहेंगे तो क्या बन जाएगा? बेंजीन बनेगा। और 6 से ज्यादा कार्बन अगर रहेंगे तो फिर क्या बन जाएगा? बेंजीन का कोई डेरिवेटिव बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। लाइक अगर 7 कार्बन रहे तो क्या बन जाएगा?
टॉल्यूइन बन जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो कौन से कैटलिस्ट यूज करेंगे हम? इनमें से कोई भी कैटलिस्ट यूज कर सकते हैं, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन इज। एन ब्यूटेन का अत्यधिक स्थायी संरूपण या संरूप कौन सा है? तो कौन सा कन्फर्मर सबसे ज्यादा स्टेबल होता है? जिसमें ग्रुप्स के बीच की दूरी क्या हो, सबसे ज्यादा हो, मतलब जो स्ट्रेन हो वो सबसे कम हो। तो आप देखें कहां पर सबसे ज्यादा दूरी है, CH3 और CH3 यहां पर सबसे दूर है, हाइड्रोजन के बीच की दूरियां भी सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द अल्कीन एक्स ऑन रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस गिव्स। ओजोनोलाइसिस रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आपको दिए हैं और आपसे यहां पर अल्कीन एक्स के स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जा रहा है, मतलब प्रोडक्ट दिए हैं और रिएक्टेंट पूछा जा रहा है, मतलब रेट्रो रिएक्शन है आपके पास, प्रोडक्ट दिया है और रिएक्टेंट आपको पता करना है। ठीक है, तो आप देखें जरा, आपको प्रोडक्ट दिए हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCHO। इसको हम कुछ इस तरह से बना लेते हैं, HC डबल बॉन्ड O और H। राइट, अब आप ये देखें कि यहां पर प्रोडक्ट दिए हैं और रिएक्टेंट आपको पता करना है। ठीक है, तो जब ओजोनोलाइसिस में रिएक्टेंट दिए हुए रहते थे और प्रोडक्ट बनाना होता था तो क्या करते थे? डबल बॉन्ड को ब्रेक करते थे और दोनों कार्बन को ऑक्सीजन दे देते थे। या आप रिवर्स कर दीजिए, जहां पर भी ऑक्सीजन लगा हुआ है वहां से ऑक्सीजन को क्या कर दो? हटा दो और इन दोनों कार्बन को क्या कर दो? डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दो। तो अल्कीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा, CH3 कार्बन CH3, इस कार्बन और इस कार्बन को आप डबल बॉन्ड से कनेक्ट कर दीजिए, डबल बॉन्ड कार्बन और इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं तो CH2। तो ये आपके पास में एल्कीन का स्ट्रक्चर आ गया। देखें कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, बेंजीन अपॉन रिएक्शन विथ क्लोरीन इन एक्सेस अमाउंट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट गिव्स प्रोडक्ट P। प्रोडक्ट P का आपको फॉर्मूला बताना है। बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के अधिक के साथ हो रही है और किसकी उपस्थिति में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर एडिशन रिएक्शन होगी, योगात्मक अभिक्रिया होगी। कहने का मतलब है कि डबल बॉन्ड जो है, ये जो पाई बॉन्ड है, ये क्या हो जाएंगे? ब्रेक हो जाएंगे और इनकी जगह पर क्या अटैच हो जाएगा? क्लोरीन जुड़ जाएगा। अच्छा, एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर और एक और क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। कुछ इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है? 6 तो कार्बन है आपके पास, 6 हाइड्रोजन भी है और साथ ही साथ में Cl भी कितने हो गए? 6 हो गए, C6H6Cl6। इट मींस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। आ रही है बात समझ में? चलो नेक्स्ट। अच्छा, इस कंपाउंड का जो नाम है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसका जो नाम है वो क्या होता है? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BHC बोलते हैं। ठीक है, या फिर इसका एक और नाम क्या है? गामाक्सेन। ठीक है, गामा आइसोमर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, डिहाइड्रेशन ऑफ या डिहाइड्रेशन बाय कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज मोस्ट डिफिकल्ट इन। सांद्र H2SO4 द्वारा निर्जलीकरण किसमें सबसे कठिन है? आपको 4 अल्कोहल दिए हुए हैं और आपसे यह पूछा जा रहा है कि कहां पर डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा। तो जब भी अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन करते हैं एसिड की प्रेजेंस में, तो मैकेनिज्म क्या फॉलो होती है? यहाँ पर सबसे पहले H पॉजिटिव अटैक करता है और यहाँ पर फॉर्म करता है कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन में फिर हाइपर कंजुगेशन होता है और फिर यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कीन बनता है। राइट, ये इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। तो आप देखें सबसे कम स्टेबल जहां पर कार्बोकेटायन बनेगा वहां पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? सबसे स्लो हो जाएगी।
और जहां पर सबसे स्लो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी हम बोलेंगे वहां पर डिहाइड्रेशन क्या है, मोस्ट डिफिकल्ट है। तो चलो OH हटा करके कार्बोकेटायन बनाने की कोशिश करें। यहां से OH हटाया, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां से OH हटाया, यहां पॉजिटिव चार्ज बनेगा, यहां से OH हटाया, यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां से OH हटाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप ये देखें कि ये जो कार्बोकेटायन बन रहा है ये कुछ इस टाइप से बन रहा है। ऐसे आपके पास में ये रिंग है और यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, ये आपके पास में ब्रिज है, और ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमने ब्रेट्स रूल में पढ़ा है कि ब्रिज हेड पोजीशन पर जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है वो पॉसिबल नहीं होता है, वो हाईली अनस्टेबल होता है। और क्योंकि आपने ब्रिज हेड पोजीशन पे क्या लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इसका मतलब आप इस कार्बन को क्या बनाने की कोशिश कर रहे हो, sp2 हाइब्रिडाइज बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि ब्रिज हेड पर पॉसिबल नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो इस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं रहेगा, और क्योंकि इस कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन फेवरेबल नहीं है तो अल्कीन का फॉर्मेशन या इस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन फेवरेबल नहीं होगा। तो जो मोस्ट डिफिकल्ट डिहाइड्रेशन रहेगा वो कौन सी वाली अल्कोहल में हो जाएगा, तीसरी वाली अल्कोहल में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। चलिए ट्राई करते हैं। तो स्टेटमेंट वन कहना चाह रहा है CH3O CH2Cl will undergo SN1 reaction though it is a primary halide। CH3O CH2Cl एक प्राथमिक हैलाइड होने के बावजूद SN1 अभिक्रिया करेगा। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वैसे तो SN1 कौन करता है, तो SN1 3 डिग्री करते हैं, 2 डिग्री करते हैं और न के बराबर 1 डिग्री करते हैं, मतलब 1 डिग्री तो करते ही नहीं है, ऐसा अपन बोल सकते हैं जनरली। पर क्यों ये मॉलिक्यूल 1 डिग्री होने के बावजूद भी SN1 क्यों दिखा रहा है, तो आइए इसको समझ के देखते हैं कि हमारे पास एक हैलाइड है इस टाइप का। अब देखिए जब इस हैलाइड पर हम इसे जब रिमूव करेंगे तो क्लोरीन तो माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स इट फॉर्म्स अ कार्बोकेटायन। और ये कार्बोकेटायन को ये जो हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है ये +M के कारण इसे स्टेबलाइज कर देगा, है ना, इसे स्टेबलाइज कर देगा। अब जब ये स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन गया, इस वजह से SN1 रिएक्शन शो कर देगा। इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास ये कंपाउंड दिया हुआ है, इट विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली दो इट इज अ प्राइमरी हैलाइड। देख सकते हैं ये प्राइमरी हैलाइड है, ये प्राइमरी हैलाइड होने के बावजूद भी SN2 अभिक्रिया आसानी से नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आइए पढ़ के देखते हैं। तो हमारे पास एक इस टाइप का हैलाइड है। अब मेरे दोस्तों बात समझना ध्यान से, इस वाले हैलाइड को अपन बोलते हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड। पहली चीज तो ये नाम याद रखो, इसे क्या कहते हैं, नियोपेंटाइल क्लोराइड। अब नियोपेंटाइल क्लोराइड में जो हमारा एल्किल हैलाइड है बेसिकली ये कैसा है, तो ये कहेंगे 1 डिग्री है, ठीक है। अब जनरली क्या होता है, 1 डिग्री SN2 में रिएक्शन में ज्यादा रिएक्टिव रहते हैं, तो ये दिखाना चाहिए रिएक्शन पर क्या हो रहा है ना कि ये वाला SN2 नहीं दिखा रहा है, ऐसा स्टेटमेंट। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसका रीजन ये है कि 1 डिग्री होने के बावजूद इसके पास ये 3 हमारे पास ये जो 3 ग्रुप्स हैं ये स्टेरिक हिंड्रेंस शो करेंगे। अब क्योंकि इसके पास देखिए SN2 में अटैक कहां से होता है, SN2 में जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक कहां से करता है, पीछे साइड से अटैक करता है। अब पीछे साइड से स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण रिएक्शन नहीं हो पाएगी और SN2 में पीछे से अटैक होता है, इस वजह से ये SN2 रिएक्शन नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो यही लिखा हुआ भी है कि दिस मॉलिक्यूल नॉट अंडरगो SN2, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही आए हैं। चेक कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट कौन से ऑप्शन में है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो सेकंड आ जाएगा बेटा इसका आंसर, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हमें एक रिएक्शन दी हुई है, RBr की रिएक्शन करानी है Mg ड्राई ईथर के साथ और H2O के साथ, तो एक कंपाउंड मिल रहा है। अब पहले तो इस रिएक्शन को बेसिकली समझते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन आया है कौन सी रिएक्शन से आया है, ये आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। जैसे देखिए रिएक्शन है RBr, जब RBr की रिएक्शन हम Mg ड्राई ईथर से करते हैं, Mg शुष्क ईथर से करते हैं, तो हमें RMgBr मिलता है,
ठीक है। और जब इसकी रिएक्शन फर्दर हम वाटर के साथ करते हैं तो हमें RH मिलता है। कुल मिला के मैं कहना यह चाहता हूं कि ये जो MgBr है इसकी जगह हाइड्रोजन ले लेता है। मतलब अल्टीमेटली अगर ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे तो हमारा हाइड्रोजन लग रहा है इस Br की जगह पर। इस पूरे प्रोसेस में Br की जगह पर क्या लगने वाला है, हाइड्रोजन लगने वाला है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन ये है कि हमें ये कंपाउंड बनाना है, तो हम इस कंपाउंड को किस किस रिएक्टेंट से मिलके बना सकते हैं, है ना। अब यही क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ RBr प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय द अबव सीक्वेंस इज। उपरोक्त अभिक्रिया के क्रम द्वारा 2 मिथाइल ब्यूटेन उत्पन्न करने वाले RBr की अधिकतम संख्या क्या होगी। मतलब ऐसे कितने RBr होंगे जिससे ये कंपाउंड बनाया जा सकता है, ये है सवाल। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं है, बेसिकली आपको क्या दिमाग लगाना था मैं वो बताता हूं। हमें बनाना है ये कंपाउंड और ये कंपाउंड बनाना है। अब हमें पूछा गया है कि ये RBr हम क्या लें, ठीक है, मतलब कौन कौन से RBr ले सकते हैं, ऐसे कितने RBr हो सकते हैं जिससे कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो सबसे बेसिकली सब कुछ मत करो, ये जो स्ट्रक्चर है ना इसमें ऐसा हाइड्रोजन लगा दो, सब जगह क्या लगा दो, पहले हाइड्रोजन लगा दो। ठीक, अब देखिए अपने पास अलग अलग हाइड्रोजन मिल गए। अब देखिए हो सकता है कि यहां पर Br लगा हो, जब जाके वो Br हटा के हाइड्रोजन लगाया जा सकता है। हो सकता है कि वो Br यहां लगा हो, जहां पर Br लगा के Br हटाकर हाइड्रोजन लगा सकते हैं। हो सकता है Br यहां लगाओ जहां पर उस Br को हटा के हाइड्रोजन लगा सकते हैं, या हो सकता है कि Br यहां लगाओ जिससे अपन हाइड्रोजन लगा सकते हैं। तो आइए अपन बनाकर देखते हैं, नए पेज पर स्टार्ट करते हैं। हमें बनाना है ये कंपाउंड, ठीक है, और हमें पूछा गया है कि ऐसे कितने RBr होंगे जिससे ये कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन ट्राई करते हैं। कुछ नहीं है, सबसे पहले इस कंपाउंड को हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख लेते हैं, है ना। मैंने इस कंपाउंड को हाइड्रोजन के फॉर्म में लिख लिया। अब एक चीज नोटिस करो कि मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन है। जैसे देखो ये 1 डिग्री है ना, ये मेरे पास 3 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। तो ये कुछ हाइड्रोजन है जहां पर मैं मेरी पॉसिबल अटैकिंग साइड से जहां पर मैं Br लगाकर इसे बना सकता हूं। आओ ट्राई करते हैं। सोचो अगर मैं Br यहां लगाऊं तो क्या हो सकता है कंपाउंड। तो देखो अगर Br यहां लगाऊं, ठीक, तो यहां Br लगाया जा सकता है जिससे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, सोचो अगर मैं Br यहां लगाऊं तो क्या बना सकता हूं, ये मेरा कंपाउंड है ना, और मैं Br यहां लगा रहा हूं। ठीक, सोचो एक कंपाउंड ये भी तो पॉसिबल है क्या, कि सर Br यहां लगाया जाए, मतलब यहां Br लगाया जा सकता है। ठीक है, और एक कंपाउंड और भी पॉसिबल है जिसमें Br अपन यहां पर लगा सकते हैं, मतलब ये वाले पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये वाला भी तो पॉसिबल है, यहां पे भी तो लगा सकते हैं। बेटा देखो अगर यहां लगाए, सबकी नेमिंग कर लो आप, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, नेमिंग कर लो, है ना, सबकी नेमिंग कर लेते हैं। जैसे पहले वाले कंपाउंड की अगर अपन ने नेमिंग करी तो नंबर हो गया 1 2 3 4, तो इसका नाम हो गया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब ये कंपाउंड जो बना ये क्या बना, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकेंड वाला क्या बना, 1 2 3 4 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक, थर्ड वाला कंपाउंड देखते हैं, 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, और इसका बनाया 1 2 3 4 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ऐसे 4 कंपाउंड है। अब 2 मिनट के लिए सोचो, जो आपका कंफ्यूजन हो सकता था कि सर ये वाले हाइड्रोजन को भी तो हटा के बना सकते हैं, तो अगर इस पे बनाओगे भी तो सोचो अगर ये बनाया भी तुमने, यहां पर Br लगा भी दिया अगर, तो इसका नाम क्या होगा, नाम ट्राई कर लो, 1 2 3 4 4 कार्बन है, नाम है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। अब देखो ये नाम तो रिपीट हो गया, देखो ना ये नाम तो
रिपीट हो गया किसके साथ, इस वाले के साथ। मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर तो सेम है, तो इसको काउंट इसलिए नहीं करेंगे। इसका मतलब ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन सिमिलर ही रहेगा। आप यहां भी ब्रोमीन लगाओगे तो भी 1 ब्रोमो ही रहेगा, और यहां भी लगाओगे तो भी 1 ब्रोमो ही रहेगा। ठीक है, तो यहां और यहां सिमिलर कार्बन है, इसीलिए मैंने अटैकिंग साइड बताई, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो ओवरऑल देखिए इस कंपाउंड को बनाने के लिए हमारे पास 4 स्टार्टिंग मटेरियल्स हैं। पहला है एक ये कंपाउंड, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा ये वाला। ये वाला इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये और ये तो सेम ही आए। तो कितने स्टार्टिंग मटेरियल से बनाया जा सकता है, तो कहेंगे 4 स्टार्टिंग मटेरियल से बनाया जा सकता है। तो पीछे चलते हैं, हमारा ये जो स्ट्रक्चर है ये कितने स्टार्टिंग मटेरियल से बनाया जा सकता है, तो हमारा आंसर आ रहा है 4। इस वजह से सेकंड लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्ट्रक्चर ऑफ द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। एक रिएक्शन दी हुई है, निम्नलिखित अभिक्रिया में बनने वाले मुख्य उत्पाद की संरचना इस प्रकार है। हमें फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर पता करना है। अब देखिए ध्यान से, सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए कि हमारा जो AgCN है, जब भी कोई एल्किल हैलाइड होता है, जब हम उसमें AgCN ऐड करते हैं, ठीक है, तो ये आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट देता है। इसका रीजन ये है कि AgCN के जो बॉन्ड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कोवेलेंट नेचर के होते हैं, है ना। इसका ये रीजन होता है। तो हमें जो कंपाउंड बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, वो आइसोसाइनाइड बनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप AgCN डाल रहे हो। अब आप नोटिस करो ऑप्शन बेस्ड में कि देखिए यहां पर तो साइनाइड बन रहा है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब बचे कौन से ऑप्शन, एक तो ये ऑप्शन हो सकता है क्योंकि आइसोसाइनाइड बन रहा है, ये भी साइनाइड बन रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। अब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, मतलब सेकंड या थर्ड में से कोई आंसर हो सकता है। अब दूसरी चीज क्या है, समझिएगा ध्यान से कि ये जो ब्रोमीन है या ये जो आयोडीन है, ये इसलिए नहीं हट सकते क्योंकि इनके पास होंगे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है यहां पर, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक हैलाइड्स पे नहीं होता है। मतलब जो भी बेंजीन रिंग से हैलोजन है वो डिस्प्लेस नहीं होंगे। इस वजह से यहां देखो बेंजीन रिंग का साइनाइड डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये वाला तो आंसर नहीं हो सकता। इसीलिए फाइनल आंसर जो आ रहा है हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, थर्ड आ रहा है। ठीक है, थर्ड क्यों, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड मतलब इस वाले Cl को डिस्प्लेस कर पाएगा, इन दोनों Cl को इन दोनों Br को और आयोडीन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, केवल इसको डिस्प्लेस कर पाएगा। इसलिए थर्ड लगाएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द कॉलम है। देखिए बढ़िया ध्यान से इसको देखना क्योंकि नेम रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, और नेम रिएक्शन बेस्ड नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो चलो और डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले स्वार्ट्ज रिएक्शन देखो, स्वार्ट्ज रिएक्शन कैसे याद करना है, ट्रिक बताता हूँ। स्वार्ट्ज रिएक्शन याद करने के लिए याद रखो S से स्वार्ट्ज, Z से सिल्वर, सिल्वर मतलब Ag, है ना। तो AgF के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें जो कंपाउंड मिलता है वो RF मिलता है। मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन से हमें फ्लोरोबेंजीन या फ्लोरो अल्केन मिलता है या फ्लोराइड मिलता है। तो स्वार्ट्ज से फ्लोराइड मिलता है, मतलब A का तो होना चाहिए 4। ठीक है, अब देखो A का 4 यहां पर दिया हुआ है, यहां पर दिया हुआ है। नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रेंकल अंकल नाई थे, है ना। कौन सी रिएक्शन, फ्रेंकल स्टीन। अब फ्रेंकल स्टीन कैसे याद रखना है, तो दोस्तों याद रखना NaI से। फ्रेंकल अंकल क्या थे, नाई थे, तो नाई थे मतलब NaI मतलब आयोडो अल्केन मिलेगा या एल्काइल आयोडाइड मिलेगा। अब एल्काइल आयोडाइड देखिए सेकंड ऑप्शन में है, तो D का 2 आ जाएगा, तो A का 4 D का 2 आना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं वुड्स और फिटिक रिएक्शन। वुड्स फिटिक रिएक्शन में हमारे पास एक हेलो अरीन रहता है और उसकी रिएक्शन हम कराते हैं हेलो अल्केन से इन प्रेजेंस ऑफ 2Na ड्राई ईथर। ठीक है, अब हेलो अल्केन और हेलो अरीन से जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल बेंजीन बनता है। ठीक है, मतलब इथाइल बेंजीन बन सकता है। तो वुड्स रिएक्शन से, वुड्स फिटिक रिएक्शन से C का 1 मतलब इथाइल बेंजीन बन सकता है, तो C का 1 आना चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या क्या निकाल लिया है, A का 4 निकाल लिया है, C का 1 निकाल लिया है और D का 2 निकाल लिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 4th आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। टोलुइन की रिएक्शन हेलोजन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ आयरन 3 क्लोराइड करा रहे हैं, तो ऑर्थो और पैरा हेलो कंपाउंड मिल रहा है। ठीक है, टोलुइन क्लोराइड की उपस्थिति में हेलोजन से अभिक्रिया कराने द्वारा ऑर्थो या पैरा यौगिक बनता है। यह अभिक्रिया कैसी होती है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा कि हमारे पास टोलुइन है। अब टोलुइन की रिएक्शन हम किसी हेलोजन से साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 या FeCl3। ठीक है, FeCl3। अब देखिए FeCl3 एक लेविस एसिड है, ये लेविस एसिड करेगा क्या, ये लेविस एसिड लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा, तो जो हेलोजन के जो लोन पेयर उसको एक्सेप्ट कर लेगा और हमारा हेलोनियम आयन जनरेट कर देगा।
अब ये हेलोनियम आयन इस ऑर्थो और पेरा हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकता है, मतलब क्योंकि हमारा हेलोनियम आयन बना मतलब इलेक्ट्रोफाइल बना, और इलेक्ट्रोफाइल हटके इलेक्ट्रोफाइल लग रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करेगा। जो फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है वो टोलुइन के या तो ऑर्थो पे हेलोजन या फिर टोलुइन के पेरा पर हेलोजन आने वाला है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल होता है, तो आंसर इसका सेकंड लगा देंगे, इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डेंसिटी का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ध्यान रखो जिसमें जितने ज्यादा हेलोजन होते हैं उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व उतना ज्यादा होता है जनरली, है ना। तो हम देखते हैं, देखिए इसमें 2 हेलोजन प्रेजेंट है, इसमें भी 2 हेलोजन प्रेजेंट है, इन दोनों की डेंसिटी बाकी लोगों से तो ज्यादा होगी। ठीक है, दूसरी बात हम पढ़ेंगे कि जिसमें मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होता है उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है, मतलब हेलोजेंस का मॉलिक्यूलर वेट। अब देखिए ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर वेट और क्लोरीन का मॉलिक्यूलर, इसमें 2 क्लोरीन है, इसमें 1 ब्रोमीन और 1 क्लोरीन, तो मॉलिक्यूलर वेट भी ज्यादा है। डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी आ जाएगी? डी वाले की डेंसिटी सबसे ज्यादा आ जाएगी। डी वाले के बाद सी वाले की आ जाएगी, सी वाले के बाद बी वाले की आ जाएगी और बी वाले के बाद ए वाले की आ जाएगी। तो घनत्व का जो ऑर्डर बनेगा वो ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी आ जाएगा। फर्स्ट लगाएंगे दोस्तों इसका आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आर इनकरेक्ट, इनमें से कितने गलत है? स्टेटमेंट्स पढ़ना है अपने को। चलो सबसे पहला है ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन ऑर्थो पैरा डाइब्रोमोबेंजीन। ऑर्थो डाइब्रोमोबेंजीन का गलनांक पैरा डाइब्रोमोबेंजीन से अधिक होता है। चलो ट्राई करके देखते हैं कि ऑर्थो वाले का यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, और बोल रहा है पैरा वाले का यहां पे ब्रोमीन लगा दिया और यहां पे ब्रोमीन लगा दिया। बोल रहा है किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, तो बोल रहा है ऑर्थो वाले का ज्यादा है, जबकि ऐसा नहीं है दोस्तों। ज्यादा किसका होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए पैरा वाले का। ठीक है, रीजन क्या है कि इसके अंदर अगर अपन बात करें मेल्टिंग पॉइंट की तो ये इसमें पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो इस वजह से देखा जाए तो पैरा वाले की ज्यादा होना चाहिए बोल रहा है, ऑर्थो वाले की ज्यादा होती, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो गलत है दोस्तों, है ना। ऑर्थो वाला कम मेल्टिंग पॉइंट होता है, इन्होंने ज्यादा लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, आइडोफॉर्म हैज एप्रिशिएबल एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी। आइडोफॉर्म की एक पर्याप्त एंटीसेप्टिक गुण होता है। यस बिल्कुल, आइडोफॉर्म के पास एक प्रतिरोधी गुण, एंटीसेप्टिक गुण होता है, तो यह बात बिल्कुल सही दी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं, हेलो अल्केन आर लेस रिएक्टिव देन हेलो अरीन टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नहीं भैया, हेलो अल्केन आर मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कंपेयर टू हेलो अरीन, है ना। तो ये वाली बात गलत दी हुई है। प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स देन फिनॉल टुवर्ड्स एचबीआर। प्रोपेनॉल फिनॉल की तुलना में एचबीआर के प्रति अधिक क्रियाशील है। तो देखिए प्रोपेनॉल एक एलिफेटिक अल्कोहल है, जबकि फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एलिफेटिक कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक, है ना, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स के पास क्या आ जाएगा? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, वो डिस्प्लेस करने में डिफिकल्टी शो करेगा। इस वजह से देखा जाए प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव, तो सही बात है, प्रोपेनॉल इज मोर रिएक्टिव, ये वाली बात सही है, डी वाला स्टेटमेंट सही है। ई वाला पढ़ लेते हैं, एल्काइल हैलाइड 2 पोलर आर इमिसिबल इन वाटर। एल्काइल हैलाइड ध्रुवीय होने के बावजूद भी जल में अविलय होते हैं, तो ये क्या बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अल्काइल हैलाइड पोलर इसलिए है क्योंकि क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए पोलर तो है कंपाउंड, पर क्योंकि कार्बन के पास ज्यादा हाइड्रोफोबिक कैरेक्टर होता है, इस वजह से ये वाटर में इमिसिबल भी होता है। तो हम कह सकते हैं कि यस इट इज इमिसिबल इन वाटर, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से स्टेटमेंट गलत मिले? तो हमें ए वाला गलत मिला है और सी वाला गलत मिला है। इस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द नंबर ऑफ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना है। पहला लिखा है डीडीटी सॉल्वेंट है, डीडीटी एक विलायक है। नहीं भैया, डीडीटी विलायक नहीं है, डीडीटी जो है वो एक इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक है। ठीक है, तो पहला वाला तो गलत है और गलत ही ढूंढना है अपने को। ठीक है, तो चलो पहला तो गलत है। नेक्स्ट लिखा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मूला दिया हुआ है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है C6H6Cl6, बिल्कुल सही दिया हुआ है। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसमें बेंजीन नाम तो है पर बेंजीन नहीं है। जैसे ठीक पुष्पा नाम सोच के लोग फ्लावर समझते पर ये फ्लावर नहीं है, ठीक वैसे ही इसके नाम में बेंजीन है पर ये बेंजीन नहीं है, है ना। इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब क्योंकि इसके पास
6 तो कार्बन है, देख सकते हो कि 6 इसमें हाइड्रोजन भी होंगे, ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन भी है और 6 क्लोरीन भी है, तो इसका फॉर्मूला होना चाहिए C6H6Cl6। तो ये वाली बात बिल्कुल सही दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन मतलब बेंजीन के 6 कार्बनों पर 6 क्लोरीन होना चाहिए, ये होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। अब हेक्साक्लोरोबेंजीन में देखा जाए तो केवल 6 कार्बन और 6 क्लोरीन है, हाइड्रोजन नहीं है 6, तो ये हाइड्रोजन कहां से आ गए, तो ये वाली बात बिल्कुल गलत दी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ते हैं, CCl2F2 है ना, ओजोन डिप्लीशन करता है, तो बेटा क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरली ओजोन क्षरण करते हैं, ओजोन डिप्लीशन करते हैं, तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, CFC बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो CFC की बात चल रही है, CFC तो ओजोन डिप्लीट करता ही है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। फ्रियोन R22 एक्ट एज रेफ्रिजरेंट, बिल्कुल सही बात है, फ्रियोन R2 जो है R22 वो रेफ्रिजरेंट का काम करती है, तो ये वाला बात बिल्कुल सही दिया हुआ है। एक और स्टेटमेंट है कि CH2Cl2 इसका नाम है डाइक्लोरोमीथेन, ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। जनरली डाइक्लोरोमीथेन जो है वो कॉर्निया को बर्न करता है, जनरली जितने भी हेलोजन डेरिवेटिव्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो सॉल्वेंट्स की तरह तो यूज करते ही हैं, पर इनका कॉर्निया पर इफेक्ट भी है, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो कितने गलत हुए, तो देखो एक ये गलत हुआ, एक ये गलत हुआ, कितने गलत हुए दोस्तों, 2 गलत हुए, तो ए आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्गेनोहेलोजेंस कंपैरेटिवली हायर देन हाइड्रोकार्बन, कार्बनिक हेलोजन क्वथनांक का क्वथनांक हाइड्रोकार्बन की तुलना के अपेक्षाकृत अधिक होता है। वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे जो हेलो अल्केन है ना, उनका नॉर्मल हाइड्रोकार्बन से बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा ही होता है ना। तो ये क्यों ज्यादा होता है, तो क्योंकि इनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है ना, इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा भी होता है। तो देखेंगे रीजन भी यही होना चाहिए, तो इट इज ड्यू टू स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन एंड वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन ऑर्गेनोहेलोनिक कंपाउंड्स कंपेयर टू दी हाइड्रोकार्बन। या हाइड्रोकार्बन की तुलना में कार्बनिक हेलोजन के यौगिकों में प्रबल ध्रुवी ध्रुवी वंडरवॉल आकर्षण बल के कारण होता है। तो देखो 2 कारण पढ़ना थे, ध्रुवी बल और वंडरवॉल फोर्स, तो इनके कारण ही तो ऐसा होता है। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 179। देखिए क्या कहना चाह रहा है, फॉस्फोरस के क्लोराइड लाइक पेंटाक्लोराइड और ट्राइक्लोराइड preferred over thionyl chloride in the preparation of alkyl halide from the alcohol। अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने के लिए थायोनिल क्लोराइड की तुलना में फास्फोरस क्लोराइड को प्राथमिकता दी जाती। नहीं भैया ये बात गलत दी हुई है, क्यों दी है गलत, ध्यान से देखिए। जब भी हम किसी अल्कोहल से हेलो अल्केन बनाते हैं तो हमारे पास देयर आर 3 कंडीशंस, है ना, इन जनरल बता रहा हूं कि एक है थायोनिल क्लोराइड से बना सकते हैं। जब आप थायोनिल क्लोराइड से बनाओगे तो एक ये बनेगा, एक SO2 बन जाएगा, एक HCl बन जाएगा। अब ये दोनों गैस होती हैं, इसलिए दोनों गैस इवेपोरेट हो जाएंगी। आपके पास प्योर सब्सटेंस कब मिलेगा, जब आप थायोनिल क्लोराइड ले रहे हो। इसीलिए थायोनिल क्लोराइड की रिएक्शन को, डर्जन रिएक्शन को हम प्रीफर करते हैं। तो किसको ज्यादा प्रीफर करते हैं, थायोनिल क्लोराइड को। ये क्या कह रहा है, ये बोल रहा है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को प्रीफर करते हैं। नहीं भाई, थायोनिल क्लोराइड को करते हैं। अब ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि PCl5 या PCl3 के साथ जब हम इसकी रिएक्शन कराएं तो हमें यहां पर RCl मिल जाएंगे 3 और H3PO3 मिल जाएगा एक तो, और यहां देखें तो यहां मिलेगा RCl, POCl3 और HCl बन जाएगा, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्योर सब्सटेंस नहीं मिला हमारे को, साथ में जो कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, पर ये जो बाय प्रोडक्ट है SO2 और HCl, ये गैस होते हैं तो ये इवेपोरेट हो जाते हैं, ये नहीं होते हैं, ये पड़े रह जाते हैं, इसलिए कंपाउंड प्योर नहीं मिल पाता। तो सेकंड रीजन अपन पढ़ते हैं कि फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस क्लोराइड गिव प्योर अल्काइल हैलाइड। नहीं भाई, फास्फोरस प्योर नहीं दे रहा है, जबकि थायोनिल क्लोराइड प्योर सब्सटेंस दे रहा है। तो कथन भी गलत है और कारण भी गलत है, दोनों बातें गलत हैं। दोनों बातें ढूंढते किसमें गलत है, असर्शन एंड रीजन बोथ आर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, सेकंड आ जाएगा इसका आंसर। अभिकथन और कारण दोनों ही गलत है, ठीक है, सेकंड लगाएंगे इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है।
RBr जब Mg से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना चाहिए। ठीक है, क्या बनना चाहिए? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना चाहिए। हमारा जब हेलो अल्केन Mg के साथ क्रिया करता है शुष्क ईथर के साथ, तो हमें एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना चाहिए और हमें C ही ढूंढना है, मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनना चाहिए। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? RMgX या RMgBr होना चाहिए। अब हम वो कंपाउंड सिलेक्ट कर लेते हैं जिसमें ऐसा लिखा हुआ है। देखो इसमें तो MgBr का कोई लेना देना नहीं है, इसमें MgBr का कोई लेना देना नहीं, केवल Mg लिखा हुआ है। इसमें MgBr का कोई लेना देना नहीं है, Mg केवल Br लिखा हुआ है। इसलिए देखा जाए तो सेकंड आ रहा है दोस्तों इसका आंसर, क्योंकि उसी में एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिल रहा है। क्या ठीक है? चलिए, तो आई होप आप लोगों का टेस्ट बहुत अच्छा गया होगा। पेपर अगर आपसे नहीं बन रहा है तो प्रॉपर आप इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन के बाद अगर फिर भी अगर आपको डाउट होता है तो रिवर्स करके जाकर देख सकते हैं या फिर हमसे आकर मिल सकते हैं। चलिए, तो इसके आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।